नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज पॉलिटी की कक्षा में आगे बढ़ते हुए जहाँ पर हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, राष्ट्रपति के चुनाव के जो निर्वाचक मंडल हैं उनमें एक सांसद का मूल्य और एक विधायक का मत का मूल्य किस प्रकार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे पद इस बार आए हुए हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक सम्मानित पद, सम्मानित वेतन के साथ सम्मानित विभाग में नौकरी पाने का। इस बार नया पैटर्न आया हुआ है, बदला हुआ पैटर्न है। प्री को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और प्री जो क्वालिफाइंग है उसको आप हल्के में तब भी नहीं ले सकते कि क्वालिफाइंग अलाउ हल्के में ले लिया निकल जाएगा, नहीं ले सकते हैं। अच्छे से तैयार करिए। प्री में भी एक सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो जो आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, हमने आपको अनुच्छेद बताए हैं, आगे भी पढ़ाते जा रहे हैं। इनसे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आप वीडियोज़ देखते रहें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको सीजीएल की तैयारी में कोई भी समस्या आती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है, ठीक है। मुख्य शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पद के लिए जो शपथ होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, क्या आपको मालूम है? तो अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या, अब शपथ आ रही है तो राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा? क्वेश्चन पूछा गया है, आपको भी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शपथ लेता है जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जिसको उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष। लिख देता हूँ आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब प्यारे साथियों जरा इमेजिन करिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या किसी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से अनुपस्थित हो जाएं। अब अनुपस्थित होने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है क्यों अनुपस्थित हैं। अगर मान लीजिए एक नियत तारीख में राष्ट्रपति की शपथ तय है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, नहीं आ सकते हैं वो शपथ कार्यक्रम में, तब इनको शपथ कौन दिलाएगा? भाई राष्ट्रपति की शपथ तो होनी ही है और कोई ऐरा गैरा ऐसे आके उठ के राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिला नहीं सकता है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनको शपथ सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो दिलाएंगे। आपको नोट करा देता हूँ, इनके अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठ, सबसे जो भी वरिष्ठ होंगे न्यायाधीश, वो दिलाएंगे, ठीक, समझ गए? अब सीधे शपथ पे आगे थोड़ा सा एक छूट गया, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अर्हताएं। अभी शपथ के बाद हम आपको बता देते हैं। अब राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है आपको पता है? कभी आपने सुना है राष्ट्रपति की शपथ लेते हुए? राष्ट्रपति की शपथ से पूर्व, जो पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है, उसमें राष्ट्रपति की जो शपथ होती है उसके अंतर्गत वो बोलते हैं कि मैं, फिर अपना नाम बोलते हैं और आगे श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का, 3 शब्द आते हैं यहाँ पर, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। आप इन शब्दों को नोट करिए, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। किसका? संविधान का, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। आपका होमवर्क है, तीनों शब्दों का मतलब ढूंढिए क्या होता है, ठीक है।
और साथ में बोलते हैं कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य कर रहे हैं, तो उनकी भी अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। अभी जब उपराष्ट्रपति के टॉपिक पहुंचेंगे आपको बताएंगे। ठीक, तो बने रहिए अभी हमारे साथ। यह अनुच्छेद 60 में आपकी राष्ट्रपति की शपथ होती है, आपकी हमारी शपथ नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ है, राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, अभी हमारा जो छूट गया था, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं होती हैं, अर्हताएं अर्थात जो भी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी चाहिए कि राष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो जो अर्हताएं हैं यह आपकी आती हैं अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 यह आता है राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं। अच्छा, अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अर्हताएं होती हैं, कुछ आवश्यक हैं जिन्हें पूर्ण करना है, आपको बताता हूं मैं। सबसे नंबर 1 पे आता है वह भारत का नागरिक हो। सीधी सी बात है, किसी और देश का नागरिक हुआ तो हमारे भारत का राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। नोट कर लीजिए आप, भारत का नागरिक हो। अगली मुख्य अर्हता क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, 35 या उससे कम की आयु है तो राष्ट्रपति पद के लिए चुना नहीं जा सकता। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नोट कर लीजिए आप, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अगली क्या अर्हता है, अगली अर्हता यह है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है। यानी कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित होने की जो अर्हता होती है, उन सभी अर्हताओं को पूरा करना चाहिए जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। लिख लीजिए आप, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता। ठीक है, समझ जाएंगे आप। अब आगे चलते हैं। साथ में एक चौथा और बहुत महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है, यह बहुत आवश्यक है, विजिलेंस की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, या सतर्कता की दृष्टि से। वह संघ सरकार, जो केंद्र की सरकार होती है, आप ध्यान, हमारे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह संघ सरकार में, यानी कि जो हमारी केंद्र की सरकार होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक अध्यक्ष, जबकि नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वह केंद्र सरकार में या किसी राज्य सरकार में, और केंद्र में, राज्य में, और किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, बहुत सारे प्राधिकरण होते हैं, बहुत स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, इनमें या कोई भी सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट का जो प्राधिकरण है, वहाँ लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, अर्थात वहाँ से कोई सैलरी ना ले रहा हो, वहाँ कुछ कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर वह खुद राष्ट्रपति है और पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, या उपराष्ट्रपति है, या किसी पद का राज्यपाल है किसी राज्य का, ठीक है, या संघ और राज्य के जो मंत्री हैं, या लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। तो लिख लीजिए आप, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर कौन कौन नहीं आते हैं, स्वयं राष्ट्रपति नहीं आता है, उपराष्ट्रपति नहीं होते, राज्यपाल नहीं होते, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं या राज्य के मंत्री होते हैं, या लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार है उसका नामांकन होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा चला गया, हाँ भाई मुझे राष्ट्रपति बनना है और मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं सारी अर्हताएं पूरा करता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और उस प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए। नोट कर लीजिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, समझ गए। और
इनके लिए एक जमानत राशि भी रखी जाती है। जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा वो 15,000 रुपये रिजर्व बैंक में जमा करेगा जमानत राशि के रूप में। और अगर 1/6 भाग से कम मिलता है तो यह जमानत उसकी जब्त हो जाएगी। हार तो जाएगा ही जाएगा, 1/6 भाग से कम मिला वोट, और जमानत भी 15,000 रुपये भी जब्त हो जाएंगे। तो जो भी लड़ रहा है उसको क्लियर होना चाहिए कि हमें 1/6 से ऊपर मिले, 1/6 भाग वोटों से ऊपर मिले, पैसे तो बच जाएंगे। ठीक है। और 50 आधे प्लस 1, अभी आपको पिछली कक्षा में बताया था, कुल वैध मत बटे 2 + 1, अगर उतने मिलते हैं तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएंगे। और हम सभी उन्हें महामहिम राष्ट्रपति बोलेंगे। जैसे वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अभी जो ये 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, या 1997 से पहले 10-10 थे, 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक। 1997 के बाद बढ़ा दिए गए हैं। अभी इस वर्तमान में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं। या इसलिए किया गया है जो उम्मीदवार गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं, गंभीर नहीं है, ऐसे ही उठाए चले आए फेमस होने के लिए कि इलेक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि के विषय में भी संविधान में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कोई भी राष्ट्रपति बना कभी भी पद से उसको हटाया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, ऐसा बहुत मुश्किल है। संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं क्या क्या कार्य करने हैं, आपको अनुच्छेद के हिसाब से हम बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में दी है, नोट करिएगा, देखिएगा आप। राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? सोचिए। राष्ट्रपति जिस तारीख से अपना पद ग्रहण करते हैं, जिस तिथि से अपना पद ग्रहण करते हैं, उस तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब पूछिए कि एक बार राष्ट्रपति बन गए, 5 वर्ष पूरा हो गया, दोबारा इलेक्शन होने वाला है। 5 वर्ष खैर पूरा होने से थोड़ा सा पहले ही इलेक्शन करा लिया जाता है। इलेक्शन होने वाला है तो क्या दोबारा लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। वो कितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकते हैं, कितने भी उम्र के हो जाए लड़ सकते हैं इलेक्शन, कोई मनाही नहीं है भारतीय संविधान में। अर्थात पुनः जो शब्द आप लिखेंगे वह क्या लिखेंगे? पुनः निर्वाचन के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। पुनः निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं, पुनः निर्वाचन की सीमा निर्धारित नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद जो एक हिसाब से राष्ट्रपति शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखता है अमेरिका के संविधान में, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्र का। अमेरिकी संविधान में व्यवस्था की गई है कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति है तो वह सिर्फ एक बार और पुनर्निर्वाचित हो सकता है, उसके बाद टाटा बाय बाय, घर बैठिए, रिटायरमेंट का आनंद लीजिए। 2 बार से अधिक नहीं चुनाव लड़ सकता है अमेरिका में। 2 बार से अधिक माफ़ कीजिएगा, निर्वाचित नहीं हो सकता चुनाव, तो चाहे जितनी बार लड़ें। अब्राहम लिंकन साहब कितनी बार ही चुनाव लड़े थे, कितनी बार हारे थे, उसके बाद जीते। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको खुद मोटिवेशन होगा कि आप तब नहीं हारते जब आप कोशिश करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप हारते नहीं हैं। आप हारते तब हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, अपने मन में मान लेते हैं कि आप हार गए। आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। ठीक है। कहा भी गया है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, ऐसा कुछ करके कहा गया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, ज़रूर सफल होंगे। अब हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन कैसे हो रहा है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनकी अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, प्रस्तावक अनुमोदक कितने होने चाहिए, राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ ली, शपथ पढ़ लिया, पदावधि भी देख लिया। तो अब आगे कुछ काम की बातें देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को देखते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वह यह है कि वह संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, नोट करिए आप, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व सदन से त्यागपत्र देना होगा। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, अगर हैं तो अगर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गए तो निर्वाचित होने से पूर्व ही उनको त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए ग्रहण करने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, निर्वाचन से पहले नहीं। प्रजा निर्वाचित भी नहीं हुए और त्यागपत्र भी दे दिया, घर पे बैठ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के अतिरिक्त वह किसी भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। क्लियर। अगर राष्ट्रपति चुन जाते हैं तो कुछ इतनी शर्तें लगा दी हैं, अब कुछ अच्छी चीज़ें भी करते हैं। अब अच्छी चीज़ें यह होती हैं कि उन्हें बिना कोई किराया चुकाए एक आधिकारिक निवास मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन, पूर्व में इसका नाम वायसराय हाउस हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन आप गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना हुआ है, अंदर मुगल गार्डन भी है और बहुत सुंदर है। कभी कभी खुलता भी है जो दर्शनार्थियों के लिए, जो घूमना चाहते हैं, पर्यटक होते हैं, उनके लिए खुलता भी है। तो आप में से कोई अगर दिल्ली जाता है या उधर रह रहा है तो एक बार घूम भी सकता है कभी। उसके विषय में आपको उनकी साइट से पता चलेगा, जो प्रेसिडेंट हाउस है उनकी साइट से आपको मिलेगा। तो अब कुछ अच्छी चीज़ें बात करते हैं। एक राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए बिना किसी किराए के, कोई भी किराया नहीं चुकाना होगा। संसद उनके लिए कुछ भत्ते और विशेषाधिकार जारी करती है। एक और ख़ास बात, कोई राष्ट्रपति यदि पद पर है तो उसका वेतन और जो उसके भत्ते हैं वो संसद कभी घटा नहीं सकती है। जब भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएंगे, बढ़ाया भले जा सकता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? अब इतनी कठिन प्रक्रिया है, देश का सर्वोच्च पद है, तो वेतन भी आप सुन लीजिए। वेतन सुनेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, या 2008 से पहले 50,000 था। 2008 से पहले 50,000 था। ठीक है, 2008 में बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1.5 लाख कर दिया गया। 50,000 से सीधा 1.5 लाख कर दिया गया 2008 में। 1.5 लाख रुपए प्रति माह, कोई एक साल का नहीं बता रहा हूँ, हर महीने का 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और यही अक्टूबर 2017 में बढ़ा के कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए प्रति माह। चलिए, इतनी कठिन शर्तें हैं, इतनी मुश्किल से चुने जाते हैं, और देश का सर्वोच्च पद है, हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, तो इन्हें वेतन भी बढ़िया मिलना चाहिए। इन्हें 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, और जो इनकी पेंशन होगी, इनकी मासिक वेतन की आधी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये रिटायर होंगे, जब भी इनकी पदावधि पूर्ण हो जाएगी, अगर दोबारा निर्वाचित नहीं होते हैं, तो इन्हें भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के लिए आवास बनाए जाते हैं। पूर्ण सुसज्जित, फुली मेंटेन्ड हाउस मिलेगा। सचिवालय स्टाफ मिलता है, सचिवालय कार्यालय मिलता है, कार्यालय का खर्चा प्रतिमाह मिलता है 60-70 हज़ार रुपया प्रतिमाह। ठीक है, राष्ट्रपति के निधन के बाद उनकी जो पेंशन, पारिवारिक पेंशन मिलती है उनकी पत्नी को या जो भी परिवार में हो उनके। ठीक है, और राष्ट्रपति को बहुत सारे अन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। यानी अपने आधिकारिक, कोई भी आधिकारिक कार्य करता है उसकी विधिक जिम्मेदारी नहीं रहती है। ठीक है, अपराध के दौरान कोई भी जो आपराधिक कार्रवाई होती है उस नहीं हो सकती उन पर कार्यकाल के दौरान। ठीक है, चाहे वह व्यक्तिगत कृत्य भी कुछ न किया गया हो, उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा सकता है। अगर उनके कार्यकाल में कुछ वह गलत करते हैं, उनका कुछ निजी कृत्य है वह गलत होता है, तो उन्हें 2 महीने की नोटिस देने के बाद अभियोग चलाया जा सकता है। अब चलिए अभियोग पर आते हैं कि अभियोग कैसे होता है, पद की रिक्तता होने में क्या होता है। ठीक है, देखते हैं, आइए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इसको बोलते हैं महाअभियोग। महाअभियोग, ठीक है, यह किस अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है? यह इसका वर्णन अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है। अब ऐसे ही नहीं है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, उनको पद से हटाना है। कोई किसी पार्टी की सरकार ने चुना था, लोकसभा चुनाव हुए, दूसरी विचारधारा वाली पार्टी जो है शक्ति में आ गई, केंद्र में आ गई, और वो चाहती राष्ट्रपति को हटा दे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो कारण है वह यह है कि राष्ट्रपति संविधान का अगर उल्लंघन करता है तब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो। और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, नोट कर लीजिए आप, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है,
महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लोकसभा में पारित की जाए या राज्यसभा में। और कोई भी ऐसे महाभियोग का प्रस्ताव नहीं ला सकता है किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी हो। या मैं जो बोलता जाता हूँ ना, आप इसे भी नोट करते जाइए, वीडियो रोक रोक के नोट करिए, मैं बहुत तेज बोल जाता हूँ, ठीक है। छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको नोट करने में भी समस्या ना हो, आपका ज़्यादा समय ना भी ना व्यर्थ हो, और आप दूसरे विषय भी पढ़ सकें। ये सारे विषय पढ़ने आवश्यक हैं, आप रोज़ पढ़िए, सारे विषय पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटी आपने उठा लिया बाकी सब छोड़ दिया, वो भूल जाएंगे, फिर वो उठाएंगे इधर पॉलिटी भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप सब सारे विषयों को पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी निरंतरता बनाए रहिए। यह मैं आपसे बार बार कहता हूँ, निरंतरता बनाए रहिए, आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए और निरंतरता बनाए रहिए, ठीक है। अब क्या होता है यदि कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना है, पूर्व सूचना है, 14 दिन पूर्व सूचना अनुमोदित हो। अनुमोदन फिर किससे होना चाहिए? कम से कम जो संसद की कुल सदन है इसके 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो। ठीक है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक सदन में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में जाती है। नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो जिस सदन में शुरू होती है, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। एक सदन में अगर शुरू हुई तो उस सदन के 2/3 सदस्य यदि बहुमत से पारित करते हैं, 2/3 सदस्य, तब यह अगले सदन में जाती है। लोकसभा से पारित हुई तो राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा से पारित हुई तो लोकसभा में जाएगी, ठीक है। लोकसभा इस महाभियोग की प्रक्रिया, इसकी जांच करेगा सही है कि नहीं सही है, और जांच करने के लिए राष्ट्रपति इसमें उपस्थित हो सकता है इस जांच में, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है, ठीक है। यदि दूसरा सदन भी आरोप को सही पाता है तो 2/3 सदस्य के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उस दिन से पदमुक्त मान लिया जाएगा। और एक बात, जो राज्यसभा में 12 नामांकित सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह भी आप नोट करिएगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं या दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य हैं, या भाग नहीं लेंगे। चुनाव में भाग ले रहे थे, महाभियोग की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। अभी इतनी बड़ी चीज़ों पर आ गए, उनको हटाने की बात कर दी, राष्ट्रपति का हमने शपथ बता दिया और उनको हटाने की बात कर दी। तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ मुख्य रूप से कुछ भागों में बांटी जाती हैं, जिसको हम आपको नोट करा देते हैं। अगली कक्षा में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं चलाएंगे आपके लिए, तो नोट कर लीजिए आप राष्ट्रपति की शक्तियाँ। या इसी कक्षा में ख़त्म कर देते हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, पहली शक्ति होती है कार्यकारी शक्ति। आप लोग नोट करते रहिएगा, इसी उसमें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की, आपको पता है? राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की जो कार्रवाई होती है वह राष्ट्रपति के नाम से होती है। कोई भी क्लास या पद होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी आदेश जारी होगा भारत सरकार की तरफ से, वह राष्ट्रपति की तरफ से जारी होता है। कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन राष्ट्रपति की तरफ से जारी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। भले वह स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है नियुक्ति करने के लिए, परंतु नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही कर रहा है तो राष्ट्रपति ही, ठीक है। राष्ट्रपति अपने नाम से जारी किए जाने वाले आदेश और कार्रवाइयों के संदर्भ में उनको नियम बना सकता है, ठीक है, कि कार्रवाई और आदेश किस रूप से वैध माने जाएं। नोट करते जाइए आप। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी राज्यों के राज्यपाल और
जहाँ पर उपराज्यपालों का संबंध है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ उपराज्यपाल। नोट करते जाइएगा, पूछा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। SC ST और पिछड़ा वर्ग के जो आयोग हैं उनके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नोट कर लिया आपने। अब आगे आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति नोट कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक अंग है। विधायिका जो कानून बनाती है, संसद का ही अंग है राष्ट्रपति, तो विधायी शक्तियां होंगी ही होंगी। कोई भी जो विधेयक होता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ही मान्य होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही मान्य होता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा पारित करके भेजती है। ठीक है। या दोनों सदनों के जो सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, शीत सत्र होता है, इन सत्रों को बुलाता है, आहूत करता है और इन्हें भंग करता है कि भाई सत्र खत्म हो गया। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्र आहूत व भंग करना। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको सारे। ठीक है। वो संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है किसी विधेयक पर। राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध है, लोकसभा वाले कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा होगा, राज्यसभा वाले बोल रहे हैं अरे नहीं ऐसा होगा, वैसा कैसे हो जाएगा, तो एक संयुक्त सदन बुला लेता है, राष्ट्रपति आहूत करता है कि भाई आपस में आके बैठ जाओ, डिस्कस कर लो क्या होगा। संयुक्त सत्र का क्या होता है संयुक्त बैठक, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे जब हम संसद के विषय में पढ़ाएंगे। अभी राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनकी शक्तियों को बता रहे हैं तो हम बता देते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाता है संसद की। आप ये मत समझ लेना किस चीज़ की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। ठीक है। जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो गठन होने के तुरंत बाद जो पहला सत्र शुरू होता है, और हर साल का जो सत्र पहला सत्र होता है उसके आरंभ पे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। बहुत बड़ा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाला। संसद कोई भी विधेयक पारित करती है, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में गया। जब दोनों जगह से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक बनता है। तो विधेयक पर हस्ताक्षर। समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? मज़ा आ रहा है? ना मज़ा आया कमेंट करके बताना कि सर आप ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, बोर कर रहे हैं, किसी और तरीके से पढ़ाइए, वो भी देखेंगे। ठीक है। आगे, वह संसद के सदन को किसी भी विधेयक के संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, यह भी अनुच्छेद 86 में ही आता है। ठीक है। अनुच्छेद 80 में ताकत दी गई है, 12 लोगों को राज्यसभा में नियुक्त करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ पर? राज्यसभा के लिए। यह सदस्य कौन कौन होते हैं? जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जानकार होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 331 में था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्ति, पर वह हटा दिया गया है, पीछे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है। और चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद के सदस्यों की अहर्ता या निहर्ता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की निहर्ता के प्रश्न पर निर्णय। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? आगे बढ़ते हैं। कितनी कितनी शक्तियाँ आपने पढ़ ली? कार्यकारी शक्ति आपने पढ़ ली, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ ली। क्या बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमें भी अच्छा लग रहा है पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। हमारा पढ़ाना या हम लोग जो चैनल पे वीडियो बना रहे हैं ये सफल होगा। जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई, अगर आप नौकरी पा जाते हैं, कोई क्या, मैं तो चाहता हूँ सबके सब नौकरी पा जाएं, सबके सभी सरकारी नौकरी पा जाएं, इधर ही किसी सेशन में निकाल दें। यदि आप मेहनत करते रहिए और निकालते हैं ना, बहुत खुशी होगी। आप कमेंट करके बताइएगा या हमें पर्सनली बताइएगा। देखने वाले सभी जानते होंगे पर्सनली, नहीं जानते हैं तो किसी समय जब भी रिजल्ट वगैरह आएगा, पता चला हमारे कोई छात्र अगर ऐसा सफल होते हैं तो बिल्कुल नंबर भी शेयर कर देंगे, आप बताइएगा, बहुत खुशी होगी। पार्टी हमारी तरफ से, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ हम पार्टी करेंगे आपके लिए। सफल आप होइए,
मेहनत आपको करनी है, जो पढ़ाना है वो आपको बताएंगे, क्या पढ़ना है वो बताते रहेंगे आपको, समय समय पर गाइड करते रहेंगे, कड़वी घुट्टी भी पिलाते रहेंगे समय समय पर, आपको आईना भी दिखाते रहेंगे, लेकिन सफल आपको होना है। ठीक है, तो आगे आते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की ही वित्तीय शक्तियाँ भी बहुत होंगी भाई, भारत का प्रथम नागरिक है, देश का प्रमुख है, तो वित्तीय शक्तियाँ अवश्य होंगी। तो अब देखिए भारत की कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। नोट करिए, पहला जो कुल 5 शक्तियाँ हम आपको बताएंगे जिसमें राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, पहली शक्ति क्या है, जो धन विधेयक होता है। धन विधेयक का अनुच्छेद आगे आपको पढ़ाएंगे, पीछे भी आपको हमने बताया शॉर्ट में, जब सारे अनुच्छेद बताए थे। क्लासेस देखिएगा, नोट्स बनाया होगा, नोट्स पलटिएगा और बताइएगा धन विधेयक हमने आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया है। एक धन विधेयक, एक वार्षिक वित्तीय विवरण, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताया हुआ देखिएगा, तो आगे आपको बताएंगे ही जब संसद की कार्रवाई बताएंगे। ठीक है, तो जो धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। नोट कर लीजिए आप, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो संसद को समक्ष रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े शब्द, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण वही है जिसको आप बजट बोलते हैं। बजट नाम कोई भी शब्द हमारे संविधान में नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको केंद्रीय बजट भी बोल देते हैं समाचारों में, और हर सबके मुंह से बजट सुना जाता है। बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है। ठीक है, को संसद के समक्ष रखता है। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं। अब तो एसएससी, पहले ऐसे क्वेश्चन सिर्फ पीसीएस लेवल पे आते थे, पीसीएस या सिविल या यूपीएससी लेवल पे आते थे। अभी ऐसे क्वेश्चंस एसएससी तो देना शुरू कर दिया है। एसएससी के साथ यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि राष्ट्रपति की शक्ति है कि नहीं है। तो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, डीप में जाके। ये मत सोचिए आपको बोर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी जो अनुदान होता है, अनुदान अर्थात धन की मांग, या कार्य करना है या अनुदान देना है, ऐसा इतना वित्त का अनुदान चाहिए, कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। तो लिख लीजिए आप, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगला, जो भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, हमारे पास एक आकस्मिक निधि होती है भारत की। कोई भी आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी जो फंड होते हैं, घरों में लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं, आकस्मिक निधि रखते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई भी इमरजेंसी आ गई तो वहाँ से पैसा निकालते हैं। इसी तरह से भारत की आकस्मिक निधि होती है, वहाँ से कोई जो अदृश्य व्यय है, कोई ऐसा व्यय आ गया जिसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति करते हैं, बाद में वह संसद से पास हो जाता है वो भुगतान। ठीक है, तो भारत की जो आकस्मिक निधि है से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था, नोट करते जा रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या शक्ति है, अगली शक्ति है और राज्य और केंद्र के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5वें वर्ष या प्रत्येक 5 वर्ष लिखिए हो ज़्यादा सही रहेगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन। अभी से पहले लिखा है, वित्त आयोग के सदस्यों का कौन चुनता है नियुक्ति, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वित्त आयोग के सदस्यों को।
ठीक है। अब यह हो गई वित्तीय शक्तियाँ। ये जो वित्त आयोग का गठन होता है यह आपका आर्टिकल 280 के तहत है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ कुछ होती हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, अब इसको आप नोट करिएगा, मैं बोल देता हूँ आपको, कुछ आप भी मेहनत करिए, सब सर नहीं लिखेंगे। तो अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। 3 सेनाएं कौन कौन सी हैं? थल सेना, जल सेना और वायु सेना, जिसको आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स बोलते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, ठीक है। युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और शांति की स्थापना की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन युद्ध की घोषणा और शांति की घोषणा जो करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। न्यायिक शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, अर्थात यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की ही नियुक्ति कर रहा है। पीछे भी आपको बताया न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 72 एक भारत संविधान में दिया हुआ है। इसके तहत राष्ट्रपति जो कुछ मामले हैं उनमें दोष सिद्ध व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को कम या क्षमा दान, बहुत बड़ा वर्ड इसके लिए किताबों में यूज़ है, लघुकरण। तो ये सब मैंने पढ़ना, सिंपल से पढ़ना है, क्या है समझ में आना चाहिए, ठीक है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति होती है, ठीक। या उन सभी मामलों में सज़ा कम कर सकता है। कुछ हमने आपको बताया, कुछ में होता है जैसे सज़ा अगर आर्मी कोर्ट में दी गई हो, सैन्य न्यायालय में दी गई हो, या उन सभी मामलों में जो केंद्रीय विधियों के विरुद्ध सज़ा दी गई हो, ठीक है। और उन सभी मामलों में जिसमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, यानी मृत्यु दंड है, वहाँ पर भी ये सज़ा दे सकता है, क्षमादान कर सकता है या उसको कम कर सकता है, ठीक। क्षमादान यानी कि अपराधी को दंड और दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। दंड समाप्त नहीं होता है पर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे उसने कोई अपराध नहीं किया हो। क्षमादान समझ लीजिए आप शब्द। एक लघुकरण होता है, यानी कि जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसका आजीवन कारावास में, या आजीवन कारावास को कठोर कारावास में, कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना। एक परिहार होता है, परिहार का मतलब है दंड की मात्रा में कमी लाना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर देना। एक विराम होता है, एक होता है प्रविलंबन, यानी अस्थायी तौर पर मृत्युदंड को कम कर देना। सब जटिल शब्द हैं जो सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। आपातकालीन शक्तियाँ अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपातकाल के विषय में बताएंगे, नोट कर लीजिए आप। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं? 352, 356 और 360। 352, 356, 360, 3 है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय पूरा आ रहा नहीं आ रहा है, आपात, ठीक है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। कहाँ होगा राष्ट्रपति शासन? राज्यों में। 360 क्या है? वित्तीय आपात। 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, समाधान हो जाए कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा या होने की संभावना के कारण भारत के किसी भाग में सुरक्षा के लिए यदि संकट है तो अब पूरे देश में या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा करेगा, ठीक है। लेकिन यह जो घोषणा है या जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वह लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा देगा कि भाई घोषणा करो, संस्तुति देगा, तभी जाके राष्ट्रपति घोषणा करेगा, ठीक है। और इस घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के अंदर रखना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति को लगता है राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति या खुद से राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि किसी अमुक राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र समाप्त हो गया है, तो उस राज्य में वह राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है।
अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या इसके किसी भाग में जो वित्तीय स्थायित्व है या साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वह संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। हमारा सौभाग्य है भारतीयों का कि यह वित्तीय आपात कभी लागू नहीं हुआ, और हम सभी परमपिता परमेश्वर से दुआ करते रहेंगे, हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे कि ऐसा कभी हो भी मत। अब आगे आते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में, जो वीटो की शक्ति होती है। क्लास बड़ी होती जा रही, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रख देता है तो जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, वह तुरंत अधिनियम बन जाता है। ठीक है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति वह सुरक्षित रख सकता है, और अगर धन विधेयक नहीं है तो वह वापस भेज सकता है। ठीक है, और संसद अगर उस विधेयक में संशोधन करके बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति को फिर से देती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। क्या समझे? बताता हूँ। अनुच्छेद 11 के तहत विधेयक पर 3 कंडीशन होती हैं, नोट कर लीजिए। विधेयक पर सहमति दे सकता है, सहमति दे सकता है, तो विधेयक क्या हो जाएगा? तुरंत एक्ट बन जाएगा। समझ गए? देखिए एक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, जो स्वीकृति है वह सुरक्षित रख ले। स्वीकृति सुरक्षित रख ले, अब कुछ बोले इन्हें। ठीक है, या धन विधेयक नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक के अतिरिक्त धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, बाध्य है। ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु भेज दे कि भैया आप फिर से विचार करिए, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं, संसद जैसे था वैसे ही भेज दे, वैसे ही भेजे, या संसद जो है उसमें कुछ संशोधन करके भेजे। ठीक है, जब भेजता है तो राष्ट्रपति फिर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, अब कुछ जो वीटो होते हैं वो आपको बताते हैं। पहला वीटो होता है एब्सोल्यूट वीटो। गलत आ रहा है लिख के, अच्छी कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, इसको बोलते हैं हिंदी में आत्यांतिक वीटो। अरे सर आप बोल रहे होंगे सर इंग्लिश वर्ड ही अच्छा है, एब्सोल्यूट चलो समझ में आता है, आत्यांतिक तो और आतंकित कर रहा है शब्द, ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या होता है? संसद, या ऐसा वीटो है जो संसद द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकता है, लेकिन यह वीटो सिर्फ 2 ही मामलों में होता है। ऐसा कोई विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा न लाया गया हो, जो केंद्र सरकार में मंत्री हो उसके द्वारा न लाया गया हो। ठीक है, और ऐसा सरकारी विधेयक जो राष्ट्रपति की सहमति के विचाराधीन हो, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो, नया मंत्रिमंडल हो और वो आके कहे कि राष्ट्रपति महोदय इस विधेयक पर विचार मत कीजिए। 2 कंडीशन है। ठीक है, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो यानी इसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। यह क्या होता है? कोई विधानमंडल की सामान्य बहुमत द्वारा अध्यारोहण कर लिया गया है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है, या थोड़ी देर के लिए निलंबित हो जाता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, थोड़ी देर के लिए निलंबित है, उसके बाद जब पारित होता है तब सहमति देने के लिए बाध्य है, आपको पहले बता दिया। ठीक है, पॉकेट वीटो एक होता है। तो कहेंगे सर ये क्या वीटो होता है? पॉकेट वीटो, जेब में रख लिया क्या ये वीटो है? तो ऐसा नहीं है। पॉकेट वीटो जो शब्द आता है, हिंदी में लिख देता हूँ आपको, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो होता है वह क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति भी नहीं देता है और संसद को पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेजता है।
यानी अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिया, अर्थात जेब में रख लिया, इसलिए पॉकेट वर्ड आ गया, ठीक है। तो यह पॉकेट वीटो कहते हैं, इसको जेपी वीटो भी कहते हैं, जेबी वीटो भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब पॉकेट वीटो का एक मामला है, आपको कहानी सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, मन होगा तो कहीं नोट कर लीजिएगा, बता देता हूँ आपको, ठीक है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साहब थे, उनके द्वारा जो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम आया था उसके संदर्भ में इस वीडियो का प्रयोग किया गया था, इस वीटो का, ठीक है, रख लिया था अनिश्चित काल के लिए। वह अपने पद से भी हटे। 1989 में जो अगले राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, उन्होंने फिर उस विधेयक को उठा के फिर से संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा। तब तक राष्ट्रपति चेंज हो गई थी, तो जो नया, माफ़ कीजिएगा, सरकार चेंज हो गई थी, तो जो नई सरकार आई उसने इसको विधेयक को रद्द कर दिया, ठीक है, इस अधिनियम को रद्द ही कर दिया, संशोधन को। अच्छा, जो 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो संविधान संशोधक विधेयक हैं उन पे राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बात है, जो आपको तभी हम बताएंगे जब उधर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अब आती है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हुए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, या अध्यादेश अर्थात विधि निर्माण की शक्ति है, जो संघ की विधायी शक्ति में आता है। विधि निर्माण कैसे होता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश हो, वहाँ से पारित होता है, अगले सदन से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, विधि बनती है। लेकिन यदि सदन सत्र में नहीं है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं है, कोई विधि बनाना तुरंत बहुत आवश्यक लग रहा है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब सदन सत्र में ना हो, इधर दोनों या कोई एक। अगर सत्र में नहीं है तो अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई करना जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की जो समय सीमा है, या अभी नोट करिए, ऐसा नहीं कि अध्यादेश जारी कर दिया तो हमेशा बना ही रहेगा। इसकी समय सीमा 6 सप्ताह और 6 माह है, ठीक है। संसदीय जो अध्यादेश है असीमित समय के लिए जारी होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद विधि निर्माण कर सकती है। मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, संसद के दोनों सदन आ गए, 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश को संसद ने पारित नहीं किया तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति। तब तक के लिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई का भरपूर मौसम बन रहा है, ना गर्मी वैसी ज़्यादा बहुत हो रही है, ना ठंडी हो रही है, बरसात का मौसम है। बढ़िया मज़े से चाय पिए, चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद कॉफ़ी है, दूध पीते रहिए या कुछ खाइए पिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी मौसम मिले, कैसा भी मिले, पढ़िए बढ़िया अच्छे से। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।